धन्यवाद विभा उपाध्याय। और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खास बुलेटिन। खबर 1 मिनट 60 सेकंड में खबरों की तह तक करेंगे विश्लेषण। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के करहल इलाके में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बस दुर्घटना हुई है। बिहार से दिल्ली जा रही प्राइवेट बस दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से एक यात्री की मौत हो गई। वहीं 50 के आसपास लोग घायल हो गए। हादसे की वजह साफ नहीं हो पा रही है, लेकिन अनुमान ऐसा लगाया जा रहा है कि हादसा ड्राइवर को नींद का झोंका आने से हुआ। सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में 37 घायलों को भर्ती कराया गया, जिनमें 32 की स्थिति सामान्य है। दरअसल करहल थाना इलाके के माइलस्टोन नंबर 93 पर बस पहुंची और डिवाइडर से टकराते हुए खंबे में जा टकराई। एक्सीडेंट हुआ है, बस पलट गई थी और बस बिहार से जा रही थी दिल्ली की तरफ, जिसमें लगभग 75 यात्री थे और जिसमें 37 यात्री यहाँ पे आए हैं जो घायल अवस्था में है। सड़क हादसे का सीएम योगी ने संज्ञान लिया है और वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर रहकर पीड़ितों की सहायता करने और घायलों को जल्द से जल्द बेहतर चिकित्सा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। धनबाद के गोविंदपुर में हॉरर किलिंग का मामला सामने आया है। यहाँ बेटी के लव मैरिज से नाराज एक व्यक्ति ने उसकी गला रेत कर हत्या कर दी और फरार हो गया। गोविंदपुर थाना इलाके के नवाटांड की यह घटना है। खास बात यह है कि मां के सामने ही पिता ने बेटी की हत्या की। वारदात की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और बेहोश मां को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। हत्यारे पिता का नाम राजकुमार साव है, जो झरिया का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक 9 महीने पहले राजकुमार की बेटी ने घर वालों की रजामंदी के बगैर ही प्रेम विवाह कर लिया था। इससे राजकुमार साव नाराज चल रहे थे और जमीन दिखाने के बहाने बेटी की ले जाकर हत्या कर दी। लड़की की हत्या अपनी मां के मौजूदगी में की गई है और हम लोगों को जो ही सूचना मिली हम लोग घटनास्थल पर गए। सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और अभियुक्त राम प्रसाद साव अभी फिरार है और पुलिस हत्यारे पिता की गिरफ्तारी के लिए सघन छापेमारी अभियान चला रही है। दरभंगा में शादी के दौरान हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में जयमाला के समय एक युवक हाथ में पिस्टल लेकर फायरिंग करते नजर आ रहा है। ये वीडियो बहादुरपुर थाना क्षेत्र के दिलवारपुर मोहल्ले का है, जहां शादी के दौरान ये हर्ष फायरिंग हुई। बिहार में हाल के दिनों में हर्ष फायरिंग की लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं। हर्ष फायरिंग के दौरान लगातार हादसे हो रहे हैं, लेकिन हर्ष फायरिंग की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। बिहार सरकार ने शादी समेत अन्य खुशी के मौकों पर हर्ष फायरिंग पर रोक लगा रखी है, लेकिन प्रतिबंध के बावजूद आए दिन शादियों में हर्ष फायरिंग का मामला सामने आ रहा है। दरभंगा में भी कोरोना नियमों को ताक पर रखकर शादी में जुटे लोग और फिर दरवाजा लगने के समय युवाओं ने फायरिंग की। लातेहार के महुआ डांड से प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन जेएमपी के एरिया कमांडर नसीम अंसारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उग्रवादी नसीम अंसारी पर पावर ग्रिड में गाड़ी जलाने और फायरिंग करने के साथ ही तंबोली गांव में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने सहित कई संगीन मामले दर्ज हैं। वहीं महुआ डांड और नेतरहाट क्षेत्र में चल रहे विकास योजना को भी ये लगातार बाधित कर रहा था। ईंट भट्ठा मालिक से लेवी मांगे जाने की सूचना पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छापेमारी दल का गठन किया। इसके बाद लातेहार के अक्सी जंगल से हथियार सहित एरिया कमांडर नसीम अंसारी को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार उग्रवादी जेएमपी के जोनल कमांडर मनोहर परिहा और सब जोनल कमांडर मोहन परिहा के निर्देश पर आतंक मचा रहा था। मौका मिलते ही जो है कि हम लोग छापेमारी दल का गठन करके जो है कि गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने पास से कई हथियार भी जब्त किए हैं। पुलिस फिलहाल पूछताछ कर रही है। गया की नैली पंचायत का दुबहल गांव, जहां सैकड़ों महादलितों ने ईसाई धर्म को अपना लिया था, जिसके बाद ईसाई धर्म अपनाने वालों को हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने समझाया। कार्यकर्ताओं की पहल का असर हुआ और बाद में कई लोग धर्मांतरण के लिए तैयार हो गए। वापस हिंदू धर्म में आकर कई लोगों ने बजरंग बली का लॉकेट भी पहना और हनुमान चालीसा की किताब ली। इन लोगों ने माना कि अंधविश्वास के कारण ईसाई धर्म अपना लिया था, जिन्हें घर वापसी के लिए समझाया जा रहा है। हिंदू जागरण मंच के मुताबिक बड़ी संख्या में लोग रविवार को घर वापसी करेंगे।
स्वयं लॉकेट भी धारण किया, हनुमान चालीसा का पाठ भी किया, अपने घरों में भी रखा है। गया के बगल में स्थित है दुभल गांव, जहां सड़क के किनारे कुछ महादलित परिवार रहते हैं। कुछ दिन पहले यहां के लोगों ने ईसाई धर्म को अपना लिया था। अब समझाने के बाद ये वापस अपने मूल धर्म में वापस लौट रहे हैं। दानापुर पुलिस ने बाइक लूट गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह के 4 गुर्गे गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके पास से 2 बाइक और हथियार जब्त किए गए। हथियार का धौंस देकर ये कई दिनों से पटना समेत दानापुर इलाके में बाइक लूट की वारदात को अंजाम दे रहे थे और पुलिस को चकमा देकर बच जाते थे। लेकिन इस बार पुलिस ने योजनाबद्ध तरीके से काम किया और इन चारों लुटेरों को जाल बिछाकर दबोच लिया। इन लोगों के द्वारा काफी घटनाएं की गई थी, इसमें इन लोग की 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। नौबतपुर थाने की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए सभी को उनके घर से गिरफ्तार किया है, जिसमें गोलू कुमार, सनी कुमार, रिकी कुमार और गौरी शंकर शामिल हैं। सभी लुटेरों ने कुछ दिन पहले नौबतपुर में हथियार की नोक पर बाइक लूट की वारदात को अंजाम दिया था। फिलहाल पुलिस सभी गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है और आपराधिक इतिहास खंगाल रही है। शराबबंदी कानून लागू होने के बावजूद भी अवैध शराब की सप्लाई धड़ल्ले से जारी है। ताजा मामला पटना सिटी के अगमकुआं थाना क्षेत्र के धनु की मोड़ का है। यहां मंगलवार को गुप्त सूचना के आधार पर अगमकुआं थाना पुलिस ने छापेमारी की और शराब लदे एक ट्रक को जब्त किया। पुलिस टीम ने ट्रक पर लदे लगभग 500 कार्टन विदेशी शराब जब्त किया है, जिसकी कीमत 25 से 30 लाख के आसपास आंकी जा रही है। पुलिस को किसी भी प्रकार का कोई शक न हो, इसे लेकर शराब तस्कर ने शराब के कार्टन को चारों ओर से नारियल के बोरे से छिपा कर रखा था। फिलहाल पुलिस ने ट्रक चालक और खलासी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार ट्रक चालक और खलासी की निशानदेही पर पुलिस टीम अवैध शराब माफिया का पता लगाने में जुटी है। ये गुप्त सूचना के आधार पर धन की मोड़ से एक ट्रक शराब बरामद की गई है। इसमें चालक और खलासी गिरफ्तार हैं। अवैध धंधेबाज तस्करी के नए नए तरीके अपनाते हैं। हालांकि पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम लगातार इन पर दबिश दे रही है। पटना में ट्रक में छुपाकर शराब की खेप लाई गई थी, लेकिन मधुबनी में तरीका और भी अनोखा है। यहाँ भी पुलिस से बचने के लिए शराब के धंधेबाज आए दिन शराब की तस्करी के नए नए तरीके अपना रहे हैं। मधुबनी पुलिस ने शराब के धंधे से जुड़े कुछ ऐसे ही लोगों को पकड़ा है। ये लोग शौचालय की टंकी साफ करने में इस्तेमाल होने वाले टैंकर के जरिए शराब की तस्करी करते थे। मामला झंझारपुर अनुमंडल के लखनौर थाना इलाके का है। एसडीपीओ के मुताबिक लखनौर थाने को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर झंझारपुर मधेपुर मुख्य सड़क पर रुपौली गांव के पास पुलिस ने शौचालय की टंकी साफ करने वाले टैंकर को जब्त किया। इस टैंकर के अंदर 812 लीटर अंग्रेजी शराब छिपाई गई थी। पुलिस ने टैंकर के साथ 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस के हत्थे चढ़े दोनों आरोपी दरभंगा के रहने वाले हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी है। कोशिश है कि गिरोह के सरगना तक पहुंचा जाए। पूरी दुनिया कोरोना महामारी का दंश झेल रही है, वो भी पिछले 1.5-2 सालों से। पहली लहर, फिर दूसरी लहर और अब तीसरी लहर का डर है। कुल मिलाकर पूरी दुनिया को कोरोना ने तबाह कर रखा है, जिसका हथियार बस एक ही है, वो है वैक्सीनेशन। लेकिन कुछ लोग वैक्सीन के नाम पर लोगों को ठग रहे हैं, अपनी जेबें भर रहे हैं। सिवान से एक वीडियो सामने आया है, वो हैरान करने वाला है। वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें अस्पताल का कर्मी घूस लेता दिखाई दे रहा है। वीडियो में साफ साफ आप भी देख सकते हैं कि कैसे कर्मी फॉर्म के साथ पैसे भी वसूल रहा है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो सिवान सदर अस्पताल का है, जहां वैक्सीन के नाम पर पैसे लिए जा रहे हैं, जिसका वीडियो काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन सवाल है कि जब वैक्सीन फ्री है तो फिर इस तरह की जालसाजी करने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए। सीतामढ़ी में बागमती और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी के चलते कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुस आया है। बथनाहा प्रखंड में नरहा से महुआबा जाने वाली सड़क पर पानी बह रहा है। लोग जान जोखिम में डालकर सड़क से गुजर रहे हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक इस सीजन में तीसरी बार सड़क पर पानी आ चुका है, जिससे काफी परेशानी हो रही है। इधर बाजपट्टी प्रखंड का
बलवीरवा टोला एक अदद पुल के लिए तरस रहा है। अधवारा समूह की एक छोटी सी नदी गांव के पास से बहती है, जिस पर लोग चचरी रख कर आने जाने के लिए मजबूर हैं। चचरी पुल पर हमेशा खतरा रहता है और बाढ़ के समय ये खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। बलवीरवा टोले में 250 से ज्यादा परिवार रहते हैं। तीसरी बार आ गया, तीसरी बार आया। तीसरी बार है। हाँ, बढ़िया रहा है, पानी बढ़िया रहा है। कई गांव का संपर्क टूट जाता है पानी पर आ जाने से? कम से कम 10 गाँव। 10 गांव का संपर्क टूट जाता है। कम से कम 10 गाँव। सहरसा में कोसी नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे केदली पंचायत के होरील टोला में लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। टोले के करीब 150 लोगों का घर पानी में समा गया है। जहां पहले लोगों का घर हुआ करता था, अब कोसी की मुख्य धारा बह रही है। लोग किसी तरह अपने परिवार और मवेशियों को लेकर जान बचाने की जुगत में लगे हैं। बाढ़ पीड़ितों का कहना है कि उन्हें अब तक प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिली है। आपदा की घड़ी में नवहट्टा प्रखंड के बीडीओ और सीओ का तबादला हो गया है, लेकिन अब तक नई पोस्टिंग नहीं हुई है। ऐसे में उनकी सुनने वाला कोई नहीं। में भी जो अनाज है वह पानी है, पानी में कोई न पकाने का कोई अब व्यवस्था है न कोई खाने का व्यवस्था है। और यहाँ पर हम लोग जो किसी ढंग से चौकी पर खड़ा होकर नीचे में पानी बह रहा है। कोसी इस इलाके के लोगों के लिए शाप है। हर साल नदी अपना रास्ता बदलते रहती है, जिससे जान माल का नुकसान होता है। लेकिन सवाल ये है कि जिनका घर और जमीन है वो छोड़कर जाएं तो कहां जाएं? ओवरलोडेड नावों के गंगा में डूबने से अब तक कई लोगों की मौत हो गई है। नावों के परिचालन को लेकर पटना जिला प्रशासन और सरकार ने नियम बनाए हैं, लेकिन ओवरलोडिंग नावों के परिचालन पर रोक लगाने में जिला प्रशासन पूरी तरह से विफल है। पटना में जिला प्रशासन के लाख निर्देश के बाद भी गंगा में ओवरलोडेड नावों का परिचालन नहीं थम रहा। दीघा घाट पर ओवरलोडेड नावों का परिचालन धड़ल्ले से जारी है। नाव पर क्षमता से अधिक यात्रियों को बिठाकर नदी पार कराया जाता है, जिससे किसी बड़ी दुर्घटना की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न होने से कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा भी बरकरार है। रह गया कि नाव वाला पैसा लेता है, मानता नहीं है। नाव वाला को दबाव, इतनी संख्या में लोग सवार होते हैं। हम लोग तो बोलते हैं कि नाव के परिचालन में सबसे महत्वपूर्ण नियम है नाव पर क्षमता से अधिक यात्री नहीं बैठे, लेकिन इस नियम का पालन नहीं हो रहा। वहीं सूर्यास्त के बाद नाव का परिचालन नहीं करना है। चोरी छुपे नाव का परिचालन रात में भी किया जाता है। बाढ़ और पानी से परेशानी का अंत नहीं हो रहा। हर दिन लाखों की आबादी इससे प्रभावित हो रही है। दरभंगा में भी पानी का कहर जारी है। करोड़ों की लागत से बना पुल बाढ़ की पानी में बह गया, जिससे 10 से 12 पंचायतों के लोग प्रभावित हो गए। केवटी प्रखंड में पोखर बरही कोयला स्थान के पास लैला चौड़ में पुल का एक हिस्सा पानी में बह गया और पुल के बह जाने से बाकी हिस्सा भी अब क्षतिग्रस्त होकर बहने को तैयार है। करीब 7 साल पहले ये पुल बनाया गया था, तो उम्मीद थी कि लोगों को अब परेशानी नहीं होगी, लेकिन कुछ ही साल में पुल के बह जाने को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। वहीं चक्का लहवार, परसा, बिशनपुर, लालगंज, बाढ़ समेला जैसे कई गांवों के लोगों को अब 15 से 20 किलोमीटर की अधिक दूरी तय करनी होगी। इलाके में हर साल बाढ़ कहर बरपाती है। ऐसे में निर्माण कार्य भी इसको ध्यान में रखकर होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो पुल 7 साल में ही टें बोल गया। इस बार जून में ही कई इलाकों में बाढ़ का कहर देखा है। जुलाई में नदियों के जलस्तर में वृद्धि से बाढ़ का पानी नए इलाकों में फैल रहा है। सीतामढ़ी में बागमती और अधवारा समूह की नदियां एक बार फिर से उफान पर हैं। कई जगहों पर नदियों का पानी लाल निशान को पार कर चुका है। सीतामढ़ी में नेपाल सीमा पर बसे सुरसंड प्रखंड के भिट्टा में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। रातों रात नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी की वजह से नेपाल सीमा पर स्थित भिट्टा ओपिक पुलिस चेक पोस्ट में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। इतना ही नहीं, भारत नेपाल सीमा के नो मेंस लैंड और मुख्य मार्ग पर बाढ़ का पानी बह रहा है। पुलिसकर्मी बाढ़ के पानी के बीच किसी तरीके से ड्यूटी कर रहे हैं। पे आप लोग कैसे रहते हैं? हम लोग सुबह से पानी में है, खाना पीना नहीं खा रहे हैं। अभी भी बरसात का मौसम आधे से ज्यादा बाकी है। बारिश की संभावना भी बनी हुई है। ऐसे में परेशानियों से निजात मिलता नहीं दिख रहा। गंगा में उफान का असर साहिबगंज में भी नजर आने लगा है।
राजमहल प्रखंड में मोकिमपुर पंचायत के शोभापुर गांव में कटाव शुरू हो गया। एनएच से महज 20 फीट की दूरी पर हो रही गंगा नदी के कटाव से जमीन धंसने लगी है। वहीं उधवा के प्राणपुर में कई घर और करीब 50 एकड़ जमीन गंगा नदी की गोद में समा गई। दोनों जगहों पर लगातार कटाव से ग्रामीण दहशत में हैं। शोभापुर में पिछले 24 घंटे में करीब 100 फीट की दूरी तक की जमीन 4 से 5 फीट नीचे धंसने से स्थानीय ग्रामीण दहशत में हैं। जल्द ही बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य करने का आग्रह सरकार से किया गया है। करीब 8 साल पहले यहां बेतहाशा गंगा कटाव को देखते हुए सरकार की ओर से बोल्डर पिचिंग, लोहा पाइलिंग और अन्य कटाव निरोधी कार्य किए गए, फिर भी कटाव रुका नहीं। लेकिन एक बार फिर से बोल्डर पिचिंग सहित जमीन के धंसने से लोग चिंतित हैं। आशंका जताई जा रही है कि अगर समय रहते कटाव निरोधी कार्य नहीं कराए गए तो देखते ही देखते सैकड़ों घर गंगा में विलीन हो जाएंगे। उत्तर बिहार में नदियों के कारण बाढ़ के हालात हैं, तो नवादा के एक गांव में बाढ़ के हालात पैदा किए गए हैं। नवादा के रजौली प्रखंड के धमनी पंचायत में मकमहरुआ गांव है, जहां पानी जमा हो गया है। कई घरों में पानी घुस गया है तो कई घर डूब के कगार पर है। ये सब हुआ है जल निकासी मार्ग को अवरुद्ध करने की वजह से। गांव वालों ने बताया कि कई जानवर पानी में बह गए हैं। ग्रामीणों की माने तो अटवा डैम से पानी का निकास दूसरे रास्ते से था, लेकिन कुछ लोगों द्वारा रास्ते को बंद कर दिया गया, जिससे गांव में कई घर और दुकान डूब गया है और बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। मंगलवार से हो रही जोरदार बारिश के बाद यह समस्या उत्पन्न हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि हालात ऐसे हैं, लेकिन अभी तक कोई अधिकारी गांव नहीं पहुंचा है। दमनी वाला नदी में, खुरी नदी में पानी जाता तो वो नदी इधर निकास कर दिया गया, उधर दिया बांध करके था। सवाल है कि बिना किसी आदेश के पानी का रास्ता कैसे रोका गया और फिर इसका हल कैसे होगा, ये सब प्रशासन को ही देखना होगा। हिमाचल प्रदेश के शाहपुरा से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जहां उफान पर आए एक बरसाती नाले को कुछ लोग अपनी जान जोखिम में डालकर पार करते नजर आए। आरोप है कि इलाके के लोग प्रशासन से काफी वक्त से इस नाले पर पुल बनवाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन जब सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने ये वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। इस वीडियो में कुछ लोग अपनी जान को खतरे में डालकर उस बरसाती नाले को पार करते दिखे। इसके लिए उन्होंने एक जुगाड़ का पुल बनाया। पुल भी ऐसा कि जरा सी चूक होते ही किसी की भी जान आफत में पड़ जाए। हालांकि फिर उन लोगों ने उस पुल पर चलकर नाले को किसी तरह पार किया और दूसरी तरफ पहुंचे। इस दौरान पानी का तेज बहाव ऐसा था कि उसे देखकर किसी का भी कलेजा कांप जाए। अपनी जान जोखिम में डाल के इसको यहाँ पे क्रॉसिंग करवा रहे हैं। आप यहाँ पे देखते कितना ज्यादा पानी है यहाँ पे। इस बीच कोई हादसा न हो, इसके लिए इलाके के कुछ नौजवानों ने उनकी मदद भी की। कोई भी इंसान अगर ठान ले तो कुछ भी कर सकता है, ऐसा करके दिखाया है किसानों ने। ये जामताड़ा के किसान सुखदेव मंडल हैं। अपने गांव नारायणपुर में 4 किसानों के साथ बंजर भूमि पर खेती करके इन्होंने मिसाल कायम किया है। लॉकडाउन के दौरान सामूहिक रूप से बंजर भूमि पर खेती कर अच्छा लाभ कमा रहे हैं। किसानों ने यहाँ बरबट्टी, खीरा, झींगा और मूली लगा रखी है। कृषि विभाग के सहयोग से इन्होंने फसल की बुआई की और आज खेत में फसल लहलहा रही है। किसानों की माने तो आने वाले महीनों में 2 से 3 लाख रुपए की आमदनी हो जाएगी। हम लोग 4 किसान लॉकडाउन में बेगारी बैठे हुए थे, तो बोले चलो भाई हम लोग चारों मिलके खेती करेंगे। तो ये वो जमीन मिला हम लोगों को लगभग 7 एकड़ का। तो वो इतना पथरीली था जो कि उसमें घास भी नहीं उग रहा था पहले। नारायणपुर के ये किसान दूसरों के लिए उदाहरण हैं और किसानों को भी इससे प्रेरणा मिलेगी। जाहिर है आमदनी के साथ ही पलायन पर भी रोक लगेगी। समाज के लिए कुछ करने की ललक हो तो फिर उम्र, अमीरी या कोई और बात मायने नहीं रखती। कटिहार का छोटू इसकी मिसाल है। कभी बाल मजदूरी कर रहा कटिहार का छोटू आज अपने गांव के बच्चों की तकदीर सुधारने में जुटा है। इंटर तक पढ़ाई करने के बाद छोटू अपने गांव में बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का दान दे रहा है, ताकि गांव का कोई बच्चा बंधुआ मजदूर ना बने और पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा हो सके। गांव का हर शख्स छोटू के जज्बे को सलाम कर रहा है। छोटू दूसरे राज्यों की फैक्ट्रियों में काम करता था। 2008 में सामाजिक संस्था ने मुक्त कराकर बाल सुधार गृह भेजा और यहीं छोटू ने इंटर तक की पढ़ाई की। अब कोशिश है कि बाल श्रम के अभिशाप से बच्चों को मुक्ति मिले। मैं चाहता हूं कि जो आने वाला बच्चे का पीढ़ी है, मेरे से जो जितने भी नीचे का पीढ़ी है, वो सभी बच्चा शिक्षित हो।
अपने ही घर के आंगन में जरूरतमंद बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की इस मुहिम से ग्रामीण बेहद खुश हैं। छोटू की इस बड़ी सोच की हर तरफ तारीफ हो रही है। सिमडेगा में युवाओं के मन में देश सेवा का जज्बा जगाने में जुटा है एक ग्रुप। इस ग्रुप का नाम है मुझे कुछ करना है। युवा शक्ति को जवान रवि सहनी का साथ मिल रहा है, जिनके मार्गदर्शन में जिले के 300 युवा देश सेवा के लिए कुछ कर गुजरने के जज्बे के साथ शारीरिक मेहनत के साथ पढ़ाई में भी जुटे हैं। इस ग्रुप में 200 लड़कियां और 100 लड़के हैं। सभी को बेहतर प्रशिक्षण मिल रहा है, जिससे कुछ कर गुजरने की इच्छा युवाओं में और भी प्रबल होती जा रही है। इस ग्रुप के जरिए रांची और सिमडेगा में कैंप लगाकर सैकड़ों लोगों को सेना में नौकरी लगाया जा चुका है। वहीं कोरोना में स्कूल कॉलेज बंद होने से युवाओं में जो निराशा का भाव था, उसे भी दूर करते हुए उन्हें देश सेवा के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है। आदिवासी बहुल इलाका में ललित का संरक्षण और युवाओं की चाहत ने एक जज्बा पैदा किया है, जिससे कई लोग प्रभावित हो रहे हैं और इसका फायदा भी मिल रहा है। दिल में कुछ करने की ललक हो तो मुश्किलें आसान हो जाती हैं। धनबाद के एक ठेकेदार मजदूर ने कुछ ऐसा ही करके दिखाया है। अपनी लगन और मेहनत से पत्थर का सीना चीरकर खेती किया है। टाटा सिजुआ शिव मंदिर बस्ती के रहने वाले ठेका मजदूर उमा महतो विपरीत परिस्थितियों में भी 2 एकड़ जमीन में खेती कर रहे हैं। सब्जी की सफल खेती में उन्हें उनकी पत्नी शांति देवी का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। उन्हें पिता से खेती करने की प्रेरणा मिली। काफी प्रयास के बाद सरकार से ड्रिफ्ट सिस्टम मिला, जिसकी सहायता से उन्होंने बंजर जमीन में हरियाली फैलाई। हालांकि सरकार और नगर निगम की ओर से खेती में किसी भी तरह का सहयोग नहीं मिल पाने का उन्हें मलाल है। पिताजी से ही प्रेरणा मिला खेती करने का, उनके माध्यम से ही खेती का ही सीखे। उसके बाद बहुत सा ट्रेनिंग भी किए हैं। उमा युवा पीढ़ी से खेती से जुड़ने की अपील करते हैं, ताकि उनकी मेहनत का फल उन्हें उनके घर में ही मिल सके और पलायन नहीं करना पड़े। मिठाई की चर्चा हो और आप रसगुल्ले को याद ना करें, संभव ही नहीं। नाम जहन में आते ही रसगुल्ला जुबान पर पानी ला देता है। गया के पंचानपुर स्थित पंडित जी की दुकान में बने रसगुल्ले की बात ही अलग है। इसका नाम ही है गलफार रसगुल्ला। इसका आकार इतना बड़ा होता है कि लोग परिवार के लिए एक रसगुल्ला ले जाते हैं। मिठाई खाने के शौकीन पंडित जी की दुकान का गलफार रसगुल्ला खाने के लिए दूर दूर से यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ 50 ग्राम से लेकर 1.5 किलो तक का रसगुल्ला मिलता है। यदि आपको इसका स्वाद लेना हो तो गया जिला के मुख्यालय से 18 किलोमीटर पश्चिम पंचानपुर मोड़ पहुँचना होगा। गलफार रसगुल्ला का स्वाद पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी से लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी ले चुके हैं। कभी झोपड़ी में चलने वाली पंडित जी की दुकान अब बदल गई है। दुकान शुरू करने वाले अब नहीं रहे, लेकिन उनके चारों बेटों ने अपनी पुरानी पहचान बनाकर रखी है। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए अब आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां गई और आज कहां है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।